हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2022। जिस स्टूडेंट का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बाकी है, वो हमारे चैनल पे आके जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर लें। बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चन हम लाए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? क्वेश्चन मार्क। संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा के हमारे चैनल से जुड़ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। अब इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। जो पहली सूची है संघ सूची, दूसरी प्रांत सूची और तीसरी समवर्ती सूची में किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है या फिर सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। या फिर द्विसदनीय विधायिका है या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जस्टिकल रिव्यू की व्यवस्था है। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है या फिर आर्थिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? कितनी होती है? तो 550 होती है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 होती है। ऑप्शन नंबर डी। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होती है। और आगे इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए इसे, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र से 20 सदस्य हो सकते हैं। परंतु किंतु समझ लीजिए कि अभी वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 कर दिया गया, जिसमें 530 सदस्य राज्य से होंगे और 13 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्र से होंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा या फिर राज्य मंत्री परिषद द्वारा या सांसद द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके ऑप्शन पे चलते हैं, माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर या सौर सेल ऊर्जा या ग्रामोफोन द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रोफोन द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? क्वेश्चन मार्क। बेकुरल ने या विल्हेम कोनरेड रोएंटजन ने या मैरी क्यूरी ने या वान लू ने? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, विल्हेम कोनरेड रोएंटजन ने की थी एक्सरे की खोज। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें कि इसकी खोज जो हुई थी 1895 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? एक्सरे की खोज विल्हेम कोनरेड रोएंटजन ने
खोज की थी, अभी 1895 में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कवकों का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में, एल्कोहल निर्माण में, या ब्रेड बनाने में, या उपयुक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। कवकों का जो उपयोग होता है खाद्य पदार्थ के रूप में भी होता है, अल्कोहल निर्माण में भी होता है, ब्रेड बनाने में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है स्टेपीज व फीमर, अल्ना व रेडिस अल्ना, या मेरुज स्टेपीज, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज व फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी जो है स्टेपीज है, सबसे बड़ी अस्थि जो है वो फीमर है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है जो कानों में पाई जाती है। सबसे छोटी अस्थि जो स्टेपीज है वो कहाँ पाई जाती है? कानों में पाई जाती है। और अगला, तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर है जो जांघों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बड़ी अस्थि जो है वो फीमर है और वो जांघों में पाई जाती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग के द्वारा, या भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा, या फिर भारत सरकार के उद्योग के मंत्रालय के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी? इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, या राजीव गांधी सरकार के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? जुलाई 1969 में, अगस्त 1971 में, मार्च 1981 में, या जुलाई 1991 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जुलाई 1969 वर्ष में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा, या जिला सरकार सहकारी बैंक द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भूमि विकास बैंक द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है? किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार को ही प्रतिगामी कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में, या निकोबार द्वीप समूह में, या लक्षद्वीप, या मिनीकॉय में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अंडमान द्वीप समूह में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग द्वारा, या वित्त आयोग द्वारा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का गठन 2 मई 1951, CSO का गठन कब हुआ था? 2 मई 1951 को किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ये नोट बना लीजिए आप लोग, ऐसे इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि CSO का गठन कब हुआ था? तो 2 मई 1951 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष 2000 से लेकर 2001, 2001 से 2002, 2011 से 12, या 2005 से 2007।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2011 से 2012 भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष जो था वो 2011 से 12 था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक सरल अवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती है वहां राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यय विधि से, उत्पादन विधि से, या आय विधि से, या उपयुक्त विधि से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो राष्ट्रीय सरल अर्थव्यवस्था का जो आय व्यापार बचत नहीं होता है वो व्यय विधि से, उत्पादन विधि से, आय विधि से, तीनों से होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है ये तीनों विधि से की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? अरुण आसफ अली ने, या जयप्रकाश नारायण ने, या उषा मेहता ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। अब इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगी के साथ मुंबई में 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया था। कब किया था? 14 अगस्त 1942 को रेडियो का प्रारंभ हुआ था, खुफिया तौर पे प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? क्वेश्चन मार्क। कहां पारित किया गया? 14 जुलाई 1942 बंबई में, या वर्धा में, या लखनऊ में, या त्रिपुरा में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वर्धा में किया गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? नवजीवन, या इंडिया गजट, या अफ्रीकन, या इंडियन ओपिनियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इंडियन ओपिनियन का पत्रिका का प्रकाशन किया था किसने? गांधी जी ने। अब इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि सन 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा उन्हें इंडियन ओपिनियन नाम अखबार निकाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1915 ईस्वी में, या 1917, या 1916, या फिर 1918। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इस पे पॉइंट देख लेते हैं कि वह अफ्रीका में अप्रैल 1893 से जनवरी 1915 में लगभग 22 वर्ष वहाँ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन मार्क। जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू, या फिर जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण या सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में समाजवादी पार्टी का गठन किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन मार्क। महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू, या जेपी कृपलानी, या सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, या फिर लोथल में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और जिसका सितंबर में एग्जाम नहीं हुआ है वो वीडियो को जरूर देखें बिना स्किप किए हुए।